नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा शर्मा। आप मुझे पहचान ही गए होंगे मेरे YouTube चैनल ज्ञान चलते चलते के माध्यम से। क्लास 12 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के 16वें अध्याय के नमक पाठ, जो रजिया सज्जाद जहीर द्वारा लिखा गया है, इसके प्रश्न उत्तर पे चर्चा करूँगी। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हम इसके सार के ऊपर चर्चा कर चुके हैं और अब प्रश्न उत्तर। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, साफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना कर दिया? उत्तर। दोस्तों, इस पाठ में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जब साफिया अपने भाई से मिलने लाहौर गई थी, तब वहाँ पे उसने सिख बीबी के लिए नमक लाने की इच्छा जताई और उसके भाई जो वहाँ की पुलिस में एक अफसर थे, उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वहाँ पे नमक का आयात करना गैरकानूनी था, वहाँ से नमक लेके जाना गैरकानूनी था। इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि अगर वो कस्टम ऑफिसर उसे पकड़ लेंगे तो सारा सामान बिखेर भी देंगे और देश की भी बदनामी होगी वो अलग। और वैसे भी भारत में नमक की कोई कमी नहीं है। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, साफिया अपने घर वालों से मिलने के लिए लाहौर गई थी तथा वहां से लौटते हुए सौगात के रूप में सिख बीबी के लिए उनकी इच्छा अनुसार नमक लाने के लिए भाई से सहयोग मांगा, किंतु साफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने के लिए निम्न कारणों से मना कर दिया। पहला कारण, हिंदुस्तान में नमक की कोई कमी नहीं है। दूसरा कारण, कस्टम के किसी अधिकारी ने पकड़ लिया तो वे उनके सारे सामान की चिंदी चिंदी कर देंगे, अर्थात बिखेर देंगे, और इससे उनकी बदनामी के साथ साथ देश का नाम भी बदनाम होगा। तीसरा कारण यह था कि पाकिस्तान के कानून के हिसाब से नमक के आयात पर प्रतिबंध था, ऐसा करना गैरकानूनी था, इसीलिए साफिया के भाई ने उसे नमक ले जाने से मना कर दिया। अब अगला प्रश्न है, नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में साफिया के मन में क्या द्वंद था? दोस्तों, हमने पाठ में ये पढ़ा है कि साफिया का भाई जब उसे मना कर देता है नमक लेके जाने के लिए, तब वो उस सिख बीबी की बात याद करती है कि उसने बहुत मन से कहा था, मैंने उनसे वादा भी किया है कि मैं नमक लेके ज़रूर जाऊंगी, तो अगर मैं नमक लेके नहीं गई तो मेरा वादा झूठा हो जाएगा। तो वो मन में विचार करने लग गई कि मेरे को लेके तो जाना ही है, पर कैसे लेके जाया जाए। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में साफिया के मन में भयंकर द्वंद चल रहा था। वो ये नहीं समझ पा रही थी कि प्यार की तोहफे में इस नमक की पुड़िया को चोरी छिपे ले जाए या कस्टम अधिकारी को दिखाकर ले जाए। प्रश्न, जब साफिया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम ऑफिसर निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप क्यों खड़े थे? उत्तर, जब साफिया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम ऑफिसर निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे, क्योंकि ऑफिसर साफिया की देश प्रेम भावना से प्रभावित हो गए थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि आप कहीं भी क्यों न चले जाए, पर अपना वतन याद आ ही जाता है। इस समय सिख बीबी का प्रसंग छिड़ने पर ऑफिसर को भी अपने वतन ढाका की याद आ गई थी। आज भी उनकी मन स्थिति सिख बीबी की तरह ही है, याद आते ही वे द्रवित हो उठते हैं। प्रश्न, लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा या मेरा वतन ढाका है जैसे उद्गार किस सामाजिक यथार्थ का संकेत करते हैं? दोस्तों, इस पाठ में राजिया जी ने स्पष्ट रूप से दर्शाया है कि किस तरह इंसान राजनीतिक सीमाओं में बंध के अलग अलग हो गए, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तब कुछ लोग जिनका जन्म हिंदुस्तान में हुआ था वो पाकिस्तान में चले गए और जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था वो हिंदुस्तान में रह गए। पर अपनी मातृभूमि के प्रति जो लगाव होता है, जो प्रेम होता है, वो किसी भी सीमा का मोहताज नहीं होता, उसको बंधन में बांध के नहीं रखा जा सकता, क्योंकि एक वो अलग सा ही लगाव होता है जिसके प्रति हमेशा इंसान खिंचाव महसूस करता है। और जब वहाँ से कोई मिलने भी आता है तो ऐसा महसूस होता है जैसे स्वयं ही वहाँ जाके आ गए हो। कस्टम अधिकारी के आव भाव से ये स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि उनका लगाव अपनी मातृभूमि से कितना ज़्यादा है, चाहे वो कितनी भी राजनीतिक सीमाओं में बंध गए हो, पर आज भी अपने देश के प्रति उनका लगाव, उनका आकर्षण, उनका प्रेम कम नहीं हुआ है। इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, ऑफिसर के ये उद्गार समाज के इस कटु यथार्थ को प्रस्तुत करते हैं। देश की सीमाएं मन को विभाजित नहीं कर सकती है, प्रेम को किसी बंधन में बांधा नहीं जा सकता है। राजनीतिक स्तर पर भले ही हम विस्थापित हो जाते हैं, परंतु भावनात्मक लगाव तो अपनी मातृभूमि से बना ही रहता है और हम चाहे जहाँ भी रहे अपनी अंतिम सांस अपनी मातृभूमि की गोद में ही लेना चाहेंगे। प्रश्न, नमक ले जाने के बारे में साफिया के मन में उठे द्वंद्वों के आधार पर उसकी चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, दोस्तों, इस पाठ के माध्यम से ये दर्शाया गया है
कि किस तरह साफिया अपने इरादे की पक्की है और वादे की पक्की है। जब वो सिख बीबी को ये वादा कर देती है कि मैं वहाँ से नमक लेके आऊँगी, तो वो मन ही मन दृढ़ संकल्प ले लेती है कि किसी भी हाल में मेरे को नमक लेके जाना है। पर जब उसे ये पता चलता है कि ये नमक यहाँ से लेके जाना गैर कानूनी है, तो वो मन में ये सोच लेती कि मैं गैर कानूनी तरीके से ये नमक लेके नहीं जाऊँगी, क्योंकि ये प्रेम का तोहफा है और इसको मुझे सबके सामने लेके जाना है, बेझिझक लेके जाना है। इससे ये पता चलता है कि वो बहुत ही दृढ़ निश्चयी और ईमानदार भी थी। तो दोस्तों, इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, नमक ले जाने के बारे में साफिया के मन में उठे द्वंद्वों के आधार पर उसकी चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित है। भावुक और मानवीय मूल्यों को सर्वोपरि मानने वाली साफिया भावुक महिला है। वह सिख बीबी की भावनाओं की कद्र करती है, इसलिए वह किसी भी तरह उनके लिए लाहौरी नमक को भारत ले जाना चाहती है। उसने नमक लाने से बचने के लिए जरा भी नहीं सोचा। उसने तय किया कि वह प्रेम की इस भेंट को चोरी से नहीं ले जाएगी, बल्कि वह कस्टम अधिकारियों के सामने अपना पक्ष रखकर उनकी सहमति से लेकर जाएगी। ईमानदार साफिया ईमानदार भी है। जब साफिया को यह पता चलता है कि पाकिस्तान से भारत नमक ले जाना गैर कानूनी है, तो उसने ये तय किया कि प्रेम की इस भेंट को वह चोरी छुपे नहीं ले जाएगी। दृढ़ निश्चयी अर्थात साफिया बहुत ही दृढ़ निश्चयी महिला थी। वह किसी भी कीमत पे लाहौरी नमक को भारत ले जाना चाहती थी, इसलिए वह सही गलत सभी तरीके पर विचार करती है। निडर अर्थात साफिया एक निडर महिला भी थी। ये जानते हुए कि नमक ले जाना गैरकानूनी है, वह बिना झिझके कस्टम वालों के सामने नमक की पुड़िया रख देती है। वादे की पक्की थी साफिया। साफिया सैयद होने के नाते वह अपने किए वादे को किसी भी कीमत पे पूरा करना चाहती थी। प्रश्न, मानचित्र पर एक लकीर खींच देने भर से जमीन और जनता बट जाती है। उचित तर्क व उदाहरण के जरिए इसकी पुष्टि करिए। उत्तर, दोस्तों, इस पाठ के माध्यम से रजिया जी ने यह हमें बताया है कि मात्र एक लकीर खींच देने से जनता बढ़ जाती है, पर उनका दिल नहीं बढ़ पाता। इसका ये स्पष्ट सबूत है कि जो सिख बीबी भारत में रहते हुए लाहौरी नमक को याद कर और जो कस्टम अधिकारी है लाहौर में होते हुए अपनी दिल्ली को याद करता है, यह इस बात का सबूत है कि रेखाएं खींचने से देश बढ़ सकते हैं, पर उनकी भावनाएं नहीं बढ़ सकती। वह समय समय पर अपने देश के प्रति खिंचाव, लगाव और प्रेम महसूस करते रहते हैं। इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, राजनीतिक कारणों से मानचित्र पर लकीर खींचकर देश को दो भागों में बांट के जमीन और जनता को अलग देश का दर्जा तो प्राप्त हो जाता है, परंतु यह अलगाव जनता को भावनात्मक तौर पे अपने वतन से अलग नहीं कर पाता है। पाकिस्तानी भारतीय कस्टम अधिकारी और सिख बीबी क्रमशः दिल्ली, ढाका और लाहौर को आज भी अपना वतन मानते हैं। पुरानी यादें हर समय उन्हें घेरे रखती है। आज भी वे अपने वतन की सामान्य चीज़ों से बेहद लगाव रखते हैं। इसी वजह से सिख बीबी नमक जैसी साधारण चीज़ें वहाँ से लाने की बात करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मानचित्र पर एक लकीर खींच देने भर से जमीन और जनता बट नहीं सकती। प्रश्न, नमक कहानी में भारत व पाकिस्तान की जनता के आरोपित भेदभाव के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला हुआ है, कैसे? उत्तर, भले ही राजनीतिक और धार्मिक आधार पर भारत और पाकिस्तान को भौगोलिक रूप से विभाजित कर दिया गया हो, लेकिन दोनों देशों के लोगों के हृदय में आज भी पारस्परिक भाईचारा, स्नेह और सहानुभूति की भावना विद्यमान है। अमृतसर में रहने वाली सिख बीबी लाहौर को अपना वतन कहती है और लाहौरी नमक का स्वाद भूल नहीं पाती है। पाकिस्तान का कस्टम अधिकारी उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए नमक की पुड़िया साफिया को वापस देते हुए कहता है, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहना। भारतीय सीमा पर तैनात कस्टम अधिकारी ढाका की जमीन और वहाँ के पानी का स्वाद भूल नहीं पाता है। अतः हम कह सकते हैं कि राजनीतिक तौर पे भले ही संबंध तनावपूर्ण हो, पर सामाजिक और मानसिक तौर पे आज भी भारत पाक जनता के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला हुआ है। प्रश्न, क्यों कहा गया? क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं, कुछ मोहब्बत, मुरोवत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते? जब साफिया के भाई ने पुलिस अफसर होने के नाते साफिया को यह बताया कि पाकिस्तान और भारत के बीच नमक का व्यापार प्रतिबंध है, ये गैर कानूनी है और पकड़े जाने पर उन्हें बेइज्जती का सामना करना पड़ सकता है, तब लेखिका ने तर्क दिया कि क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं, कुछ मोहब्बत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते? दूसरा, क्यों कहा गया? भावना के स्थान पे बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। भावनाओं से अभिभूत होने के कारण साफिया अपने भाई से नमक ले जाने के लिए तर्क वितर्क कर रही थी, परंतु जब साफिया का आक्रोश शांत होता है
तब वह सोच विचार कर बुद्धिमत्ता पूर्वक नमक ले जाने के विषय में सोचने लगती है। यह क्यों कहा गया है? का तीसरा प्रश्न, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी साफिया से कहता है कि मोहब्बत के आगे तो कस्टम भी लाचार है। मोहब्बत के सामने सारे कानून निष्प्रभावी हो जाते हैं। कस्टम अधिकारी स्वयं अपने हाथ से नमक की पुड़िया साफिया के बैग में रखते हुए उपयुक्त तर्क देता है। ऐसा क्यों कहा गया है? हमारी जमीन हमारे पानी का मजा ही कुछ और है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, साफिया की लाहौरी नमक वाली बात सुन के भारतीय कस्टम अधिकारी भावुक हो उठा और उससे अपने वतन की याद आने लगी और इसी भावुकता से उसने उपयुक्त वाक्य कहा। अपने वतन की याद करते हुए उसने सिख बीबी की इच्छा का सम्मान किया। प्रश्न, समझाइए तो जरा। फिर पलकों से कुछ सितारे टूट के दूधिया आंचल में समा जाते हैं। लाहौर की बात करते हुए सिख बीबी इतनी भावुक हो उठी कि वतन की याद आते ही उनकी आंखों से आंसू निकलकर उनके सफ़ेद मलमल के दुपट्टे पर टपक पड़े और लुप्त हो गए। प्रश्न, समझाइए तो जरा, किसका वतन कहाँ है? वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ? लाहौर की बात भारत लौटते समय साफिया अमृतसर के पुल पे चढ़ी हुई यह सोच रही है कि पाक कस्टम अफसर दिल्ली को तथा भारतीय कस्टम अफसर ढाका को अपना वतन बताता है, जबकि ये दोनों ही अलग अलग देशों में रहते हैं। इनके मन अपनी अपनी जन्मभूमि की यादों में डूबे हैं, पर उनका कार्य क्षेत्र व निवास कहीं और है। उनमें कहीं कोई सामंजस्य नहीं है। पाठ के आसपास नमक कहानी में हिंदुस्तान पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की भावनाओं संवेदनाओं को उभारा गया है। वर्तमान संदर्भ में इन संवेदनाओं की स्थिति को तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। नमक कहानी में हिंदुस्तान पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की भावनाओं संवेदनाओं को उभारा गया है। आज के संदर्भ में स्थिति में काफ़ी परिवर्तन आ चुका है। विभाजन के समय वाली पीढ़ी अब समाप्त हो चुकी है। अब उसका स्थान उस पीढ़ी ने ले लिया है जिनका जन्म इसी देश में हुआ है। उनके जहन में विभाजन की कड़वी यादें न के बराबर है। इसलिए अब भावनात्मक तौर पे दोनों देशों में लगाव पहले की तुलना में घट गया है, परंतु वर्तमान में देश के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि के तौर पर अभी दोनों देशों के बीच तनाव व्याप्त है। निजी स्वार्थ की आड़ में लोग अपना मतलब साध रहे हैं और निर्दोषों को उसका दंड भुगतना पड़ता है। इसलिए आज संबंध में मधुरता लाने के लिए सार्थक प्रयासों की आवश्यकता है। पाठ के आसपास नंबर 2, साफिया की मन स्थिति को कहानी में एक विशिष्ट संदर्भ में अलग तरह से स्पष्ट किया गया है। अगर आप साफिया की जगह होते तो क्या आपकी मन स्थिति भी वैसी ही होती? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, साफिया की और मेरी मन स्थिति में खास अंतर न होता। मैं सीधे तौर पर अपनी भावनाएं व्यक्त कर देता और साफिया की तरह ही मैं भी अपनी माँ के लिए लाहौरी नमक लाने का हर संभव प्रयास करता तथा दूसरे की इच्छा का सम्मान करता। प्रश्न, भारत पाकिस्तान के आपसी संबंधों को सुधारने के लिए दोनों सरकारें प्रयासरत है। व्यक्तिगत तौर पे आप इसमें क्या योगदान दे सकते हैं? उत्तर, भारत पाकिस्तान के आपसी संबंध को सुधारने के लिए सरकारें व्यापक स्तर पे प्रयास करती है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे हमें भी छोटे छोटे प्रयास करने चाहिए। जैसे पिछली सभी कड़वी बातों को भुलाने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके पाकिस्तान की आलोचना करने से अपने आप को रोकने का प्रयास करना चाहिए। देश में आए पाकिस्तानी नागरिक को इतना मान सम्मान देना चाहिए जिससे कि वह भारत देश की मीठी यादें लेकर अपने देश जाए। सांस्कृतिक और खेलकूद के स्तर पर आई वहाँ की टीमों का तहे दिल से स्वागत करना चाहिए और सूचना क्रांति के इस युग में इंटरनेट का प्रयोग कर पाकिस्तान में अपने दोस्तों का दायरा बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। प्रश्न, लेखिका ने विभाजन से उपजी विस्थापना की समस्या का चित्रण करते हुए साफिया व सिख बीबी के माध्यम से यह भी परोक्ष रूप से संकेत किया है कि इसमें भी विवाह की रीति के कारण स्त्री सबसे अधिक विस्थापित है। क्या आप इससे सहमत हैं? उत्तर, प्रस्तुत पाठ में सीधे शब्दों में विवाह के कारण साफिया और सिख बीबी का विस्थापन नहीं दर्शाया गया है, परंतु यह सच है कि स्त्रियों को अपने विवाह के कारण विस्थापन का दर्द झेलना पड़ता है। मैं इससे सहमत हूँ और उनके इस प्रेम त्याग की सराहना करती हूँ। प्रश्न, विभाजन के अनेक स्वरूपों में बटी जनता को मिलाने की अनेक भूमिका हो सकती है। रक्त संबंध, विज्ञान, साहित्य व कला, इनमें से कौन सबसे ताकतवर है और क्यों है? उत्तर,
रक्त संबंध, विज्ञान, साहित्य व कला इनमें से सबसे ताकतवर साहित्य व कला है। इसके जरिए हम दोनों देशों में उपजी कड़वाहट को कम कर सकते हैं, क्योंकि साहित्य और कला का क्षेत्र विस्तृत होता है। साहित्यकार और कलाकार देश, धर्म, जाति, भाषा आदि के दायरे से ऊपर उठकर पूरी मानवता के बारे में सोचते हैं। उन्हें किसी बंधन में बांधा नहीं जा सकता। आपकी राय? मान लीजिए आप अपने मित्र के पास विदेश जा रहे हैं। आप सौगात के तौर पे भारत की कौन कौन सी चीज़ ले जाना पसंद करेंगे? उत्तर: सौगात के तौर पे मैं अपने मित्र के लिए यहाँ की कुछ प्रसिद्ध नमकीन, मिठाइयाँ, कलाकृति, हस्तशिल्प आदि ले जाना पसंद करूँगा, क्योंकि मैं इन वस्तुओं के जरिए अपनी भारत देश की उच्च संस्कृति से उसे परिचित कराना चाहूँगा। भाषा की बात। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? सामान्यतः ही निपात का प्रयोग किसी बात पे बल देने के लिए किया जाता है। ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में ही के प्रयोग से अर्थ में क्या परिवर्तन आया है स्पष्ट कीजिए। ही का प्रयोग करते हुए दोनों तरह के अर्थ वाले 5-5 वाक्य बनाइए। का नंबर: हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। उत्तर: वाक्य में ही के प्रयोग से यह परिवर्तन आया है कि हमारा वतन तो लाहौर है, अन्य नहीं। भले ही भारत में कोठी बनाकर रह रहे हैं, किंतु वतन लाहौर है। ख नंबर: क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? उत्तर: वाक्य में ही के प्रयोग से यह परिवर्तन आया है कि हुकूमत के कानून से भी परे कुछ अन्य नियम होते हैं, जिनकी महत्ता हुकूमत के कानून से भी अधिक है। वाक्य: मुझे तो रसमलाई ही खानी है, मुझे कानपुर ही जाना है, विद्यालय तो आपका ही अच्छा है, उसकी कार काली ही है, कन्या तो आपकी ही है। क्या सब कानून आपके ही माने जाएंगे? क्या सारा ज्ञान आज ही देंगे? क्या आप मुझे विद्यालय से निकाल ही देंगे? क्या फुटबॉल लड़के ही खेलते हैं? क्या रमेश राजनीतिक पत्रिका ही पढ़ता है? 2 नंबर: नीचे दिए गए शब्दों के हिंदी रूप लिखिए। दोस्तों, यहाँ पे कुछ उर्दू शब्द दिए गए हैं जिसका हम हिंदी में अनुवाद करेंगे। मुरव्वत, इंसानियत, आदमियत, मानवता, अदीब, साहित्यकार, साडा, हमारा, मायने, अर्थ, सरहद, सीमा, अक्स, फोटोकॉपी, लबो लहजा, बोलने का ढंग, नफीस, सुरुचिपूर्ण। प्रश्न: 15 दिन यूँ गुजरे कि पता ही नहीं चला। वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और इस प्रकार के यों, की, ही युक्त 5 वाक्य बनाइए। उत्तर: यों का वाक्य: यूँ ही हम घर से निकलने वाले थे कि रिश्तेदार आ गए। वह यूँ ही चला गया कि पता ही नहीं चला। रोहन यूँ आया कि खबर ही नहीं हुई। भाई साहब ने यूँ ही बोल दिया कि कुछ काम नहीं किया। कुछ वर्ष यूँ ही बीत गए कि पता ही नहीं चला। दोस्तों, किसी भी पाठ से संबंधित किसी भी व्याख्या, किसी भी प्रश्न उत्तर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब ज़रूर दूंगी।